हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लीजिंग एंड हायर परचेज। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इन केस ऑफ लीजिंग एंड हायर परचेज। जितने भी एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे उस एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन होगा। हर बार उस एग्जाम्पल में ना हम लोग को एक कंपनी दिया होगा। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं ABC लिमिटेड, और उस एग्जाम्पल में कहा जाएगा कि इस कंपनी को ना एक एसेट की जरूरत है और उस एसेट की वैल्यू एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 10 लाख रुपए। ठीक है, तो एक एसेट की जरूरत है ABC लिमिटेड को। उस एसेट का जो वैल्यू है वो 10 लाख है। अब ABC लिमिटेड को इस एसेट की जरूरत है तो इसके पास दो ऑप्शन है। एक तरीका है कि वो लोग इस एसेट को क्या कर ले, परचेज कर ले, पर EMI पे। ठीक है, EMI पे जब भी हम लोग हमारा कोई एसेट परचेज करते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, हायर परचेज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि ना उस एसेट को वो लोग भाड़े पे ले ले, जिसको हम लोग इस चैप्टर में बोलते हैं लीजिंग। अब हम लोग जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना ये चीज कॉमन रहेगा। एक कंपनी होगी, उसको एक एसेट की जरूरत होगी, हमको दो ऑप्शन दिया जाएगा, कंपनी को हायर परचेज करना चाहिए या फिर इस एसेट को लीज पे लेना चाहिए। तो जो हमारा एग्जाम्पल होगा ना उसमें हमेशा हमको दो डेटा दिया होगा। एक होगा रिलेटेड टू लीजिंग। अब मैं आपको बताता हूँ लीजिंग से रिलेटेड कौन कौन सा डेटा हम लोग को दिया गया रहेगा। सबसे पहले तो दिया होगा लीज टर्म। ठीक है, कि हम लोग कितने टाइम के लिए भाड़े पे ले रहे। दूसरा चीज, जब हम लोग भाड़े पे देंगे तो हमको रेंट पे करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग इस चैप्टर में बोलते हैं लीज रेंटल। ठीक है, अच्छा अगर आपने हायर परचेज पे लिया, ठीक है, तो हम लोगों को है ना सबसे पहले तो EMI जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो दिया होगा। अगर सपोज सब में इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है तो हमको उसको फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमको सब में दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यूज में आएगा हायर परचेज के लिए। ठीक है, ओके, तो ये डेटा होगा रिलेटेड टू हायर परचेज एंड ये जो डेटा है ना वो रिलेटेड होगा लीजिंग। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को दोनों तरीकों से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अंडर हायर परचेज भी हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, तो एक आंसर आएगा, सपोज मैं एग्जांपल लिख देता हूं 4 लाख आया। ठीक है, 4 लाख आया एंड लीजिंग के थ्रू सपोज 3 लाख आया, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 3 लाख, इसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 4 लाख। तो हम लोग कंपनी को है ना क्या रिकमेंड करेंगे कि ना आप ये एसेट है ना लीज पे ले लो, बिकॉज इसका प्रेजेंट वैल्यू कम है कंपेयर टू हायर परचेज। सपोज अगर उल्टा हो जाता, इसका आंसर आ जाता 3 लैक्स एंड इसे हम लोग सॉल्व करते और इसका आंसर आ जाता 6 लाख सपोज, तो हम लोग बोलते हैं लीजिंग वाला ऑप्शन नहीं चूज करना चाहिए, जबकि कंपनी को हायर परचेज कर लेना चाहिए एसेट को। ठीक है, तो हम लोग जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना उसके अंदर हम लोग को हमेशा दो डेटा दिया गया है रिलेटेड टू लीजिंग एंड हायर परचेज। इस वाले वीडियो की बात करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीजिंग को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में जाते हैं। ये फुल फ्लेज्ड एग्जाम्पल नहीं है। फुल फ्लेज्ड एग्जाम्पल करने के लिए ना पहले हमको लीजिंग कैसे सॉल्व करना है ना वो सीखना पड़ेगा। एक बार लीजिंग एंड हायर परचेज हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर ले, उसके बाद मैं एक ऐसा एग्जाम्पल करूंगा जिसके अंदर लीजिंग एंड हायर परचेज हमको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली और एक एग्जाम्पल में जाते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल में क्या डेटा दिया हम लोग को। एग्जाम्पल में हमको कहा है कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट वैल्यू। देखो क्या ढूंढने बोला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकालना है। और क्या डिटेल्स दिया है, सबसे पहले हमको दिया है कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, ये वो एसेट है जो हम लोग परचेज करना चाहते हैं। फिर हमको दिया है लीज रेंट। मैं आपको बता दूं अगर सब में लीज रेंट दे दिया है तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे लिए किसी काम का नहीं है। कौन से पर्पस के लिए, लीजिंग। हम लोग है ना प्रेजेंट वैल्यू तो निकालेंगे लेकिन अंडर लीजिंग। ओके, सो कॉस्ट ऑफ एसेट हमको दिया है जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज लीज रेंट हमको पहले ही दे दिया है। टैक्स का रेट कितना दिया है, 40%। ओके, उसके बाद लीज टर्म दिया है। लीज टर्म मतलब हम लोग कितने टाइम के लिए भाड़े पे लेने वाले, 5 साल के लिए। ठीक है, तो जो लीज रेंट है ना हम लोग को हर साल 70 हज़ार देना पड़ेगा। और फिर दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसलिए दिया है ताकि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सके। मैं आपको बता दूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग कैसे निकाला करते थे, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट आई होता है। आई मीन्स 9, 9% दिया है। 9% मतलब 9 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 0.09। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.09। तो अगर इसको हम लोग कैलसी पे सॉल्व करें तो आएगा 1 प्लस 0.09, तो आ रहा है 1.09। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.09। एग्जाम्पल यहाँ पर 12% होता तो मैं क्या करता पता है क्या, 1 डिवाइड बाय 0.12। इस तरीके से हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो 9 दिया ना, मुझे अगर इसको सॉल्व करना तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 1
डिवाइड बाय 1.09। तो है ना, ये जो नंबर दिख रहा है आपको 0.917, ये पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ठीक है। ओके, दूसरे साल का चाहिए, कुछ मत करो, सिर्फ इक्वल टू का साइन दबा दो, ये दूसरे साल का आ जाएगा, फिर ये तीसरे साल का आ जाएगा, फिर ऐसे ये चौथे साल का आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इक्वल टू दबाते चले जाना है, इक्वल टू दबाते चले जाएंगे तो पीवी फैक्टर अपने आप मिलता चला जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया पीवी फैक्टर। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना था, प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी है ना, हमको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर आएगा ईयर, यहाँ पर आ जाएगा लीज रेंट, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टैक्स, फिर आ जाएगा नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो, उसके बाद आएगा पीवी फैक्टर, और उसके बाद हम लोग को मिलेगा एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। इस तरीके का टेबल हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कितना साल दिया हम लोग को, 1 2 3 4 5। लीज रेंट दिया 70,000, तो हर साल कितना रहेगा, 70,000 70,000 70,000 70,000। फिर इसके ऊपर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले ना आप सम का प्रोसेस समझ लो कि ना हमको है ना ये वर्किंग नोट बनाना है। किसके लिए बनाना है, लीज का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ना आप ये टेबल कैसे बनाते हैं ना ये सीख लो, प्रोसेस पे ध्यान दो। मैं आपको है ना ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, जब पूरा एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना उसके अंदर आपको अपने आप ही आइडिया आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ना इसके ऊपर है ना हमको क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। सब में टैक्स दिया था 40%, कहाँ दिया था मैं आपको बता दूँ, ये रहा, देखो यहाँ पर दिया ना 40%। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, ये टेबल क्रिएट करना है जिसमें ईयर आएगा, लीज रेंट आएगा, टैक्स आएगा, नेट कैश आउटफ्लो आएगा, फिर पीवी फैक्टर और फिर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, टैक्स का रेट 40% है तो 70,000 का तो आएगा 70,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, तो आ रहा है 28,000, ठीक है। अच्छा, क्योंकि नंबर सारे सेम है तो टैक्स भी सब में क्या रहने वाला है, सेम, ठीक है। 28,000 28,000, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 28,000, यहाँ पर भी 28,000। फिर हम लोग को नेट कैश फ्लो निकालना है। नेट कैश आउटफ्लो कैसे मिलेगा, हम लोग को क्या करना है, इसको इससे माइनस 70 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा, 70,000 माइनस 28,000, तो आ रहा है 42। तो मैं क्या करूँगा, सब में कितना लिख देंगे हम लोग, 42 42 42 42,000 42,000 42,000। एक बार हम लोग को नेट कैश आउटफ्लो मिल गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, पीवी फैक्टर से, ठीक है। पीवी फैक्टर हमको सम में नहीं दिया था, हमको निकालना पड़ेगा। 9% दिया था तो मैंने क्या किया था, 1 डिवाइड बाय 1.09। ये कैसे आया था ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। तो मैंने इक्वल टू का साइन दबाया, तो मैं 3 डेसिमल तक ले सकता हूँ। वैसे आप चाहो तो 2 ले सकते हो, कुछ लोग 4 लेते हैं, तो थोड़ा है ना आंसर में डिफर करेगा। तो ये जो आंसर होता है ना सबका अलग अलग ही आएगा, ज्यादातर डिपेंड करता है आप कितने डेसिमल ले रहे हो। मैं 3 डेसिमल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले साल में डाल देता हूँ 0.917, ठीक है। ओके, उसके बाद है हम लोगों का सेकेंड साल का चाहिए, तो फिर से इक्वल टू का साइन दबाना पड़ेगा। सेकेंड साल का है 0.841, तो मैं लिख देता हूँ 0.841। आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ करके 2 भी कर सकते हो, बिकॉज ये 6 है, तो मैं काम कर देता हूँ इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। अगर सपोज 2 नहीं भी किया, 1 रहने दिया, तो भी आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा नेग्लिजिबल फर्क आएगा। उसके बाद हम लोग को थर्ड साल का निकालना है, तो आएगा 0.772, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 0.772। उसके बाद फिर से इक्वल टू का साइन दबा देंगे, तो आ रहा है 0.708, तो मैं लिख देता हूँ 0.708। उसके बाद फिर से अगर इक्वल टू दबाते हैं तो 0.649 आ रहा है। मैं 0.50 भी ले सकता हूँ या 649 भी रहने दे सकता हूँ। ये 0.9 है ना, इसको राउंड अप करेंगे तो ये 65 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यही रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अभी हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकाला। कैसे निकालेंगे, 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देन इसका टोटल करेंगे तो जो हमारा टोटल आंसर होगा ना वही हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। खत्म। हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है लीजिंग का, तो ये उसका टेबल है। इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको एक शॉर्टकट भी समझाऊंगा, बट ये लॉन्ग कट मेथड समझ लो, फिर शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, देखो पहला है 42,000 इंटू 0.917, तो आंसर आ रहा है 38,514। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 38,514। दूसरा वाला अगर सॉल्व करें तो आ रहा है 42,000 इंटू 0.842,
तो आ रहा है 35,364, तो मैं लिख देता हूँ 35,364, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 364। उसके बाद फिर से अगर अगर हम लोग करें 42,000 इंटू 0.772, तो आ रहा है 32,24,24, तो मैं लिख देता हूँ 32,424। एक बार चेक कर लेते हैं, राइट ऐसा ही है। उसके बाद फिर से क्या करना पड़ेगा, 42,000 इंटू 0.708, तो कितना आ रहा है 29,736, तो मैं लिख देता हूँ 29,036, तो यहाँ पर आ जाएगा 736। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग और आगे जाए, लास्ट वाला जो करें 42,000 इंटू 0.649, तो आ रहा है 27,258, तो मैं लिख देता हूँ 27,258। हाँ, अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। सो 38,514 प्लस 35,364 प्लस 32,424 प्लस 29,736 प्लस 27,258, तो टोटल कर रहे तो आ रहा है 163,296। यहाँ मैं लिख देता हूँ 163,296। ठीक है, सो ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। देखो अभी हुआ क्या, मैं आपको सब में ना थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, कॉस्ट ऑफ एसेट है मतलब अगर मैं परचेस करने जाऊँगा ना तो मेरे पास से कितना जाएगा, 2,53,930 जाएगा। और अगर मैं भाड़े पे लेता हूँ तो 70,000 जाएगा। अभी नॉर्मल आदमी कैसे कैलकुलेशन करेगा, एक साल का 70,000 है तो 5 साल का कितना जाएगा, वो क्या करेगा 70,000 इंटू 5 करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा करें 70,000 इंटू 5, तो वो सोचेगा ना कि उसके पास से कितना पैसा जा रहा है, 3.5 लाख रुपया जा रहा है। उसके दिमाग में आएगा उसके पास से कितना पैसा जा रहा है, 3.5 लाख। बट ये कैलकुलेशन गलत है, इतना आसान नहीं होता है लीजिंग का पार्ट। ठीक है, अगर मैं सपोज कोई एसेट भाड़े पे लेता हूँ तो मेरे पास से 70,000 जा तो रहा है, लेकिन हर साल जा रहा है। और आपको पता है कि हर साल पैसे की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। इसीलिए तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया था। अगर मैं आज 70,000 दे रहा हूँ और उसके बाद एक साल के बाद जब मैं 70,000 दूंगा ना, तो इन दोनों की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बिकॉज हमारी वैल्यू है ना धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, डिप्रिशिएट होते जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम लोग ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग के अंदर कर चुके हैं। वहां पर इनफ्लो होता था, यहाँ पर आउटफ्लो है। ठीक है, दूसरा बात, जब ये रेंट पे मैं लूंगा ना, तो ये रेंट को जब हम लोग पीएनएल में दिखाएंगे तो ये एक्सपेंस है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो उतने से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो है ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो इसके ऊपर हमको एक बेनिफिट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पर अगर आप टेबल ध्यान से देखो, देखो मेरे को पहले साल में रेंट कितना मिल रहा है 70,000, बट है ना इस 70,000 के खर्चे के ऊपर है ना मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा 28,000 का। तो इसका मतलब है ना मेरे पास से जो नेट कैश आउटफ्लो है ना वो 70 नहीं है, 42 है। मतलब मेरे पास है ना प्रैक्टिकली कितना जा रहा है, 42 ही जा रहा है। ठीक है, देखो चेक तो मैंने इसको 70,000 का ही दिया है, लेकिन जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ ना तो मेरे पास से कितना पैसा जा रहा है एक्चुअली 42, बिकॉज टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो उतने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये जो 42,000 हम लोग देने वाले ये एक साल के बाद देते हैं ना, तो इसके ऊपर हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट करना पड़ता है। देखो 42,000 भी दे रहा हूँ एक साल के बाद, लेकिन इसकी वैल्यू एक साल के बाद कम होकर कितनी हो जाएगी, 38,000। इसी तरीके से आप देखो लास्ट साल का जो 42,000 मैं उसको दे रहा हूँ ना, उसका वैल्यू जब मैं 5वें साल में दूंगा ना तो उसका वैल्यू सिर्फ 27,252 हो जाता है। अब ये वैल्यू कम क्यों हो रही है, बिकॉज रुपी डिप्रिशिएट होता है धीरे धीरे धीरे, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो। बिकॉज इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा तो हमारे ये जो पैसे की वैल्यू है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, सो ये तो था अपना कंसेप्ट। आगे बढ़ते मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि शॉर्टकट में हम लोग को इसको सही से सॉल्व करना है। एक शॉर्टकट तरीका भी है, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ईयर लिख देना। ईयर कैसे लिखेंगे, 1 to 5। ठीक है, लीज रेंट हमको दिया, देखो लीज रेंट है ना सेम होना चाहिए। यहाँ पर लीज रेंट हमारा सेम है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 70,000 डायरेक्टली। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा टैक्स। टैक्स 70,000 के ऊपर कितना आ रहा था, 28,000। ठीक है, तो नेट कैश आउटफ्लो कितना है हमारा, 42,000। ठीक है, उसके बाद आता है पीवी फैक्टर। अब ये ना आप क्या कर लो पता है क्या, ये जो पीवी फैक्टर है ना इसको प्लस कर दो, टोटल कर दो इसका। ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम लोग, सीधा सीधा टोटल कर देते हैं। अगर इसका टोटल करें ना तो कितना आएगा टोटल, 0.914 सॉरी 7 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708 प्लस 0.649, तो आ रहा है 3.88। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3.888। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ सही है यानी 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708 प्लस 0.649,
तो आ रहा है 3.88। ठीक है, अभी क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो दो डायरेक्टली 42,000 से, तो देखो डायरेक्ट हमको आंसर आ गया, मिल गया ना डायरेक्ट आंसर, प्रेजेंट वैल्यू। इतना बड़ा टेबल बनाने का झंझट नहीं, बार बार कैलकुलेशन करने का टेंशन नहीं। आंसर तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम लोग ऐसा बनाएंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा क्या, एंड अगर ऐसा करेंगे तो कुछ मार्क्स कटेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप चाहे ऐसा पूरा टेबल बना लो या ऐसा शॉर्टकट से चले जाओ, मार्क्स आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, देखो जो हायर परचेज एंड लीजिंग का सम होगा ना, वो इतना बड़ा होगा ना कि आपको शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि ये वीडियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश करूँ, बस कैलकुलेशन इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग को जहाँ जहाँ शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि ये लोग ऐसा छोटा सा सम दे दे 8 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको सिर्फ लीजिंग का पार्ट करना हो। ठीक है, तो ऐसा सम आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक में ढूंढने जाओगे तो ऐसा सम आपको नहीं मिलेगा ज़्यादातर। तो ठीक है, तो मेन जो सम होगा जो 15 मार्क का होगा, उसमें लीजिंग एंड हायर परचेज दोनों एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ सॉल्व करने जाओ, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमको 2 टेबल बनाना था, यहाँ पर हमको 1 टेबल बनाना है। ठीक है, तो ये लीजिंग का टेबल बनाना मेरे ख्याल से आपको आ गया है। अभी जो मेन पार्ट है वो है हायर परचेज का, बट हम लोग हायर परचेज में ऐसा डायरेक्टली नहीं जाएंगे, एक और एक लीजिंग का सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था लीजिंग का, इसका सोल्यूशन हमने बना दिया। अब दूसरे एग्जाम्पल में जाते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल, ये भी लीजिंग का ही है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक तो एग्जाम्पल करा ही दिया था, वापस से क्यों करा रहे हो? बिकॉज पहले वाले सम में और इस वाले सम में ना जमीन आसमान का फर्क है। देखो क्या डिफरेंस है, इसमें बोला है कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ही निकालना है लीजिंग के अंदर ही। देखो कॉस्ट ऑफ एसेट दिया है, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना दिया है, वो सेम दिया है 2,53,930, और हमको दिया रिटर्न ऑन ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट दिया, कितना परसेंटेज दिया है, 10%। इसका मतलब क्या होगा कि जो एसेट हम लोग भाड़े पे लेना चाहते हैं ना, तो जिससे लेना चाहते हैं वो चाहता है कि ना उसको कितना परसेंट रिटर्न मिले उसके एसेट के ऊपर, 10%। ठीक है, ओके। फिर बोला है टैक्स रेट दिया 40%, लीज टर्म अगेन कितना है 5 ईयर्स, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है 9%। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है पूरे सम में, अगर सपोज मैं टेबल बनाने जाऊंगा तो अपना शॉर्टकट का टेबल अगर इस्तेमाल करें, यहाँ पर क्या आएगा ईयर, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या डालते हैं, हम लोग का लीज रेंट बराबर, यहाँ पर क्या आएगा लीज रेंट। उसके बाद यहाँ पर हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, टैक्स। टैक्स के बाद हम लोग को मिलता है नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, फिर अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पीवी फैक्टर से, तो हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मिल जाएगा। अब देखो साल तो मुझे पता है 1 to 5, लीज रेंट पूरा सम रीड किया, कहीं पे लीज रेंट ही नजर नहीं आ रहा है मुझे। इसका मतलब इस सम में लीज रेंट हमको दिया गया नहीं है, तो मतलब लीज रेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो है ना, 2 तरीके के सम आ सकते हैं, एक जिसमें लीज रेंट दिया है, एक जिसमें लीज रेंट नहीं दिया। तो हमको करना क्या है, एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है लीज रेंट के लिए। फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ एसेट अपॉन एन्युटी फैक्टर। ठीक है, कौन सा वाला, ये 9% वाला या ये 10% वाला? 10% वाला लेना है। कितना परसेंट, 10%, वो भी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, गलती से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मत ले लेना। लीज रेंट में जो नीचे हम लोग फैक्टर लेते हैं ना, वो रिटर्न ऑन ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट लेते हैं। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ एसेट तो मेरे को पता है कितना है, 2,53,930। इसको मुझे डिवाइड करना है एन्युटी फैक्टर से, वो भी 10% 5 साल के लिए। तो निकलेगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 10% है, तो क्या करना है, सेम 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, इधर 1 0 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना कितना आता है, कैलसी पे इसको करते हैं 1 डिवाइड बाय 1.10, तो आ रहा है 0.909। तो मैं पहले साल का लिख देता हूँ 0.909। दूसरे साल का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फिर से एंटर का दबा देता हूँ मैं, इक्वल टू दबाऊंगा तो 0.826 आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 0.826। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरे साल के लिए मैं फिर से आगे इक्वल टू दबा देता हूँ, तो 0.751 आ रहा है, 0.751। उसके बाद एक और बार अगर इक्वल टू दबाते हो 0.683, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.683। फिर से अगर हम लोग इक्वल टू दबा दें तो आ रहा है 0.621 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 0.621। अब क्या करना पड़ेगा, इन सब का टोटल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा इसका टोटल अगर हम लोग करें, तो इसका टोटल आएगा 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621, तो आ रहा है 3.79। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3.79। ठीक है, ये याद रखना, हम लोग को क्या करना है, पहले पीवी फैक्टर से ना सारे साल का पीवी फैक्टर निकालना है, और फिर उसको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो हम लोग को ये नीचे का मिल जाएगा,
अब अगर इसको सॉल्व करें तो लीज रेंट मिल जाएगा, तो 2,53,930 डिवाइड बाय 3.79 तो आ रहा है 67,000। इसका मतलब हमारा लीज रेंट कितना होगा, 67,000। ठीक है, सो एक काम करते हैं, क्योंकि लीज रेंट अभी मिल गया है तो मैं जाके अब यहाँ पर लीज रेंट डाल सकता हूँ 67,000। ठीक है, 67,000 के बाद हमारा जो टैक्स रेट है वो 40% ही है, तो क्या करेंगे हम लोग, लीज रेंट इंटू 40% कर देते हैं, इंटू 40 डिवाइड बाय 100, आंसर आ रहा है 26,800। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 26,800। देन इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस कर देता हूँ 67 से, तो आ रहा है 40,200। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 40,200। पीवी फैक्टर का टोटल मेरे पास पहले से ही है ना, फिर से करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही रखा है ना, मैं 9%, तो फिर से ढूंढने की जरूरत क्या है, यहाँ पर मैंने टोटल तो किया ही ना 3.888। तो यहाँ मैं जाके लिख देता हूँ 3.888। डबल 8 लोगे तो भी चलेगा, आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा, आप 3 डेसिमल ले रहे हो 4 डेसिमल ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर आपका राइट ही रहेगा, इंटू 3.888। तो आ रहा है 1,56,297 है, तो मैं 298 कर देता हूँ। ठीक है, 156,297, तो मैं इसको 298 कर देता हूँ, और हमको हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मिल गया। पीवी ऑफ आउटफ्लो कितना आ रहा है, पीवी ऑफ आउटफ्लो लीजिंग में कितना आ रहा है, 1,56,298। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ हमको लीजिंग का वर्किंग नोट्स करना है। सो मैं आपको अगेन बता दूं, पहले वाले एग्जाम्पल में लीज रेंट दिया हुआ था, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में लीज रेंट हमको नहीं दिया हुआ था। लीज रेंट हमने फाइंड किया कैसे, फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको लीजिंग का पार्ट आ गया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको हायर परचेज का पार्ट सिखाऊंगा, एंड देन जब हम लोग मेन एग्जाम्पल करेंगे उसमें लीजिंग एंड हायर परचेज दोनों का डेटा दिया होगा, तो दोनों का सम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने लीजिंग का पार्ट सॉल्व कर दिया तो लीजिंग के मार्क्स हमको मिलेंगे। ठीक है, जो कि कंपेरेटिवली ईजी है हायर परचेज से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।